सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ का अध्ययन, जो कि पाठ अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित है। इस पाठ का अध्ययन, विस्तृत वर्णन, विस्तृत व्याख्या हम पूर्व वीडियो में कर चुके थे। आइए आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के साथ हम इसके भाषा की बात का भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह अपनी इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो प्रश्न उत्तर है वो पाठ से, जो ये पाठ है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो ये तो आप सभी, हमने पाठ पढ़ा तब आप जानते ही होंगे कि एक लिखित संदेश और एक एसएमएस फोन का संदेश, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। लिखित संदेश जो होता है उसे हम सहेज कर रख सकते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, जब भी हमारा मन किया हम उसको पढ़ सकते हैं। परंतु एसएमएस कभी भी आपकी फ़ोन की मेमोरी से डिलीट हो सकते हैं। तो उस मैसेज से इतना संतोष आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको लिखित पत्र से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पत्र लेखन जो होता है वो व्यक्तिगत शैली से लिखा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा, और जो व्यक्ति ने उसको लिखा उसका प्रभाव पूरा उस पत्र पर होता है। परंतु एसएमएस में हमको ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे पाते हैं। इसके कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि पत्रों में स्वाभिमान होता है। देखो, पत्रों में क्या होता है? स्वाभिमान, एक तरह का अपनापन होता है पत्रों में। ठीक है, इन्हें हम सहेज कर रखा जा सकता है। पत्र लेखन करने वाले व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत शैली होती है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके पत्र पर रहता है। पत्र लेखन सस्ते भी होते हैं, जबकि फ़ोन के लिए हमें अधिक पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखो, पत्र को जो खत कहा जाता है वो उर्दू में कहा जाता है, और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसको पत्र ही कहा जाता है। ठीक है, कन्नड़ में इसको कागद कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, और तमिल में इसको क्या कहते हैं? कड़िद। तमिल में क्या कहते हैं? कड़िद। ठीक है, तो पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, और उत्तरम यहाँ पर हलंत है, जाबू और लेख, तथा कन्नड़ में काड़िद। ठीक है, काड़िद, कड़िद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? तो पत्र लेखन कला के लिए काफ़ी सारे विकास हुए हैं। विश्व डाक संघ द्वारा, भारतीय डाक संघ द्वारा डाक व्यवस्था में सुधार हेतु पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस है, उसमें पत्र लेखन कला को शामिल किया गया। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं, कौन सी लेखन प्रतियोगिताएं? पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी सिलसिला सन 1972 से प्रारंभ हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों भाषाओं में पत्र लेखन का विषय आपके एग्जाम में आता है। पत्र लेखन आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में आता है। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी उम्र, किसके द्वारा और कब से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो देखो, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि अपना विचार लिखना है, तो इसमें आप अपना विचार लिख सकते हैं कि धरोहर होते हैं। जैसे हमारी धरोहर नहीं होती है,
लाल किला, कुतुब मीनार, ये भारत की धरोहर। वैसे पत्र भी धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं हो सकते। इसमें आपको अपना विचार लिखना है। तो इसमें मेरा विचार तो ये है कि पत्र जो होते हैं उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं। जो चीज़ें हम सहेज कर रख सकते हैं वो धरोहर बन जाती है। ठीक है, जैसे कहीं विभिन्न म्यूजियम, संग्रहालयों में बड़े बड़े जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, गांधी जी, नेहरू जी, इनके पत्रों को सहेज कर रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है? ताकि इतिहास को लिखने के काम आते, विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं ये पत्र, इसलिए इनको सहेज कर रखा जाता है। परंतु एसएमएस वगैरह के पत्रों को, एसएमएस वगैरह को सहेज कर रखना संभव नहीं है। पत्रों को तो हम पुस्तकों का आकार दे सकते हैं, परंतु फ़ोन के एसएमएस को हम पत्रों का आकार नहीं दे सकते। उसको कितने टाइम तक संभाला जा सकता है, उसको किसी म्यूजियम में रखा नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अंतर्गत आती है। तो देखिए, पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं। कई महान हस्तियों के पत्रों को संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है, जबकि इसके विपरीत फ़ोन या एसएमएस को सहेज कर रखना संभव नहीं है। पत्रों को पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, जबकि फ़ोन को नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये सारी चीज़ें तो क्या वैज्ञानिक युग के हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु पत्रों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि पत्रों में अपनापन, प्रेम, सारी चीज़ें होती है। जिस व्यक्ति ने लिखा उसकी भावना उस पत्रों में निहित होती है, परंतु इन संचार के साधनों के द्वारा भावनाएं दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती है। इसलिए ये पत्र का स्थान, ये जो ईमेल, फैक्स वगैरह, ये नहीं ले सकते हैं। चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ठीक है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक युग के हैं, जो मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये कभी भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं। इसलिए ये कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते, ये कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम भाषा की बात। अब हम करेंगे इस पार्ट से, भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे हम। देखो, भाषा की बात किताब के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए हुए हैं भाषा की बात में, तो हमने उसका जो मुख्य प्रश्न है कि वो प्रश्न कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, वही हमने यहाँ पर लिया है। तो इसमें बोल रहा है, पत्र शब्द के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। पत्र शब्द के योग से बनने वाले, आप अपने दैनिक जीवन में विचार करेंगे तो पत्र शब्द से बनने वाले काफ़ी शब्द तो आपको खुद को याद होंगे, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र आपकी प्रशस्ति के द्वारा मिलने वाला पत्र, तो प्रशस्ति पत्र भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और समाचार पत्र, सरकारी पत्र, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, साहित्यिक पत्र, दैनिक पत्र, मासिक पत्र। देखो, एक दिन का आने वाला दैनिक पत्र, महीने भर में आने वाला मासिक पत्र, एक 6 महीने में आने वाला 6 मासिक पत्र। ठीक है, एक साल में आने वाला वार्षिक पत्र, 4 तो यही हो गए। ठीक है, सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक पत्र, 15 दिन के अंदर आने वाला पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रशस्ति पत्र, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण, तो बहुत सारे हो गए ये तो। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र। अब देखो, मासिक, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। ठीक है, ये तो हो गए 10। इसके अलावा भी खूब सारे हैं, अगर आपको याद हो जाए प्रमाण पत्र, और भी चीज़ें हैं, प्रशस्ति पत्र, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखिए। तो देखो, एक प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं, सीधी सी बात है, जैसे आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, राजनीतिक, काल्पनिक, मानसिक, शारीरिक। ठीक है, तो ये तो खूब सारे हो गए। देखते हैं, स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक। तो यहाँ पर जो ये व्यावसायिक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, व्यावसायिक नहीं होगा, यहाँ पे व्यावसायिक होगा। अब देखिए, इसकी एक प्रत्यय जो लगता है, इसकी विशेषता ये है कि जैसे स्वभाव, तो इसमें मूल शब्द क्या है स्वाभाविक में? स्वभाव। अब इसमें आपने जोड़ा एक प्रत्यय, तो जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो सीधा सा है, वह के अंदर छोटी की मात्रा लगेगी, तो विक हो गया। परंतु जो सबसे प्रथम स्वर है, जो इस शब्द का सबसे प्रथम स्वर है,
वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है व में क्या है अ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा वा। ठीक है, साहित्यिक में तो ऑलरेडी सा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय, तो व्यवसाय के अंदर ये जो था व्यवसाय, ये यहाँ पर प्रथम स्वर, सिर्फ प्रथम स्वर, तो ये अ का क्या हो जाएगा आ। ठीक है, जैसे दैनिक में क्या है दिन प्लस इक, तो ई का क्या हो जाएगा अय, तो दैनिक। इसमें आपको ध्यान रखना है अ का होगा आ, ई का होगा अय, ठीक है, ऊ का होगा औ। ठीक है, संधियों में इन्हें वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के ये भाग है आ, अय, औ। जैसे ये देखिए पौराणिक, तो पौराणिक में क्या है, पौराणिक में शब्द है पुराण प्लस इक, तो ये ऊ का क्या हो गया यहाँ पे औ, तो बन गया आपके पौराणिक। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इक प्रत्यय लगने पर अ का हो जाता है आ, ई का हो जाता है अय, और ऊ का हो जाता है औ। जैसे ये देखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या था इतिहास, अब प्रथम स्वर क्या है ई, तो ई का क्या हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है स्वर संधि के 10 उदाहरण लिखिए। स्वर संधि के 10 उदाहरण लिखिए। तो स्वर संधि से संबंधित वीडियो मैंने एक बना रखा है, यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी स्वर संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी हमको 10 उदाहरण इसमें लिखने हैं, तो मैं संक्षिप्त रूप से उन 10 उदाहरणों का वर्णन आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। सर्वप्रथम गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश, देखिए यहाँ पर ऊ और ऊ समान स्वर अ ई ऊ, ये समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है, तो दोनों मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ। तो देखिए ऊ और ये ऊ मिलकर यहाँ पर रू, बड़ा ऊ हो गया है। इस तरह संग्रह अ और आ, ये दोनों भी समान वर्ण है, दोनों मिलकर दीर्घ आ होंगे, तो ह के अंदर आ जुड़ जाएगा, ये दोनों मिलकर बनेगा आ, तो संग्रहालय। हिमालय, इसी प्रकार इसमें भी है अ और आ मिलकर आ, और आ मिलकर आ बने हैं, तो म के अंदर जो अ है वो और इसका आ दोनों मिलकर आ बने। जैसे देखिए आप हिम प्लस आलय, संधि करने का तरीका होता है। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें अ है, अ किस में जुड़ा हुआ है म में, तो म क्या है हलंत वाला, और इधर क्या है आ, अ और आ मिलकर बने आ, कौन सी संधि में, दीर्घ संधि में। अब ये दोनों मिलकर तो बन गए आ, तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। अब बचा के इधर पीछे क्या बचा, इधर बचा लय, इधर बचा हलंत वाला म और ही, जोड़िए आप ही, म में आ को जोड़ा, मा लय हिमालय। ठीक है, इसी प्रकार भोजन प्लस आलय भोजनालय, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, देखिए इसको समझते हैं, अति प्लस आवश्यक और अति प्लस अंत, इसको समझते हैं। जैसे अति प्लस अंत, अब अति प्लस अंत में यहाँ अंतिम वर्ण क्या है ई, किस में से निकला त में से, और इधर प्रथम वर्ण क्या है अ। यहाँ पर अगर ई उ री आते हैं, ठीक है, और उनके सामने अगर समान स्वर नहीं होते तो वो संधि होती है यण। यण संधि में ई का बन जाता है य। देखिए हमने दोनों का बनाया था, परंतु यण संधि में और अयादी संधि में सिर्फ यही पूर्व पद का अंतिम वर्ण ही परिवर्तित होता है, ये ऐसे का ऐसे रहता है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इधर क्या बचा त और ये, अब जोड़िए अ, त के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा त, य के बाद अ है तो पूरा य, अत्यंत। इसी प्रकार आपके बनेगा अत्यावश्यक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलकर ये दीर्घ संधि समान वर्ण बड़ा ई हो जाएगा, तो वह में बड़ा ई जुड़ा रविंद्र। अगर आप रविंद्र को इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, रविंद्र का सही शब्द ये होगा। अगला है विद्या प्लस आलय, तो आ और आ मिलकर बनेगा आ विद्यालय। सूर्यो उदय, अ और ऊ मिलकर बनेगा आपके ओ। ठीक है, और अगला है सदा प्लस आ और ए, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, दोनों मिलकर बनेगा अय। ठीक है, तो आ जैसे सदा प्लस ए, इधर क्या है अंतिम वर्ण आ, द में से निकला, इधर प्रथम वर्ण क्या है ए, दोनों मिलकर बनेगा ए। कौन संधि, वृद्धि संधि। पीछे क्या बचा व, इधर द और जोड़ो इसको स, द के अंदर अय जुड़ा तो दय व, सदैव। ठीक है,
इसी के साथ आपके अध्याय 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के प्रश्नोत्तर और भाषा संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।